हायर अमाउंट ऑफ फोम विद सोप। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, बी के सेकंड पार्ट। व्हिच ऑफ द टू इज बेटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड व्हेन वाटर इज हार्ड, सोप और डिटर्जेंट। तो इसमें सेकंड पार्ट में दो क्वेश्चन है ना, सेकंड पार्ट में दो क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में लिखेंगे इसका आंसर। लिखें, डिटर्जेंट इज बेटर, डिटर्जेंट इज बेटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन हार्ड वाटर। एक लाइन छोड़ करके लिखें, डिटर्जेंट इज अमोनियम, अमोनियम और सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। So it will not be, so it will not be deactivated, so it will not be deactivated by calcium and magnesium ion, calcium and magnesium ions present in hard water। एक इसमें तो इट वर्क बेटर देन सोप इन हार्ड वाटर। इसमें कीवर्ड्स ढूंढिए, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे सेंटेंस का ही होगा, नॉट डीएक्टिवेटेड, वर्क बेटर। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो हार्ड वाटर को अगर सोप से ट्रीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, तो क्या होगा, स्कम की फॉर्मेशन होगी। तो इसका आंसर पहले समझ लीजिए। होता क्या है कि सोप में, सोप का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैल्शियम या मैग्नीशियम की आयन जो है ये क्या करती है, उसको डीएक्टिवेट करती है और डीएक्टिवेट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाती है, जिस प्रेसिपिटेट को हम लोग बोलते हैं स्कम, वो डीएक्टिवेटेड पार्ट। इसलिए सोप वहां पे काम नहीं करता। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फुल स्टॉप देके लिखिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, present in hard water will deactivate the active molecule of soap to form deactivated insoluble precipitate, deactivated insoluble precipitate called as scum, called as scum। चलिए अब इसमें कीवर्ड्स देखें, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कितना पार्ट हो गया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जो वहां पे है उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद लिखिए डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेटेड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। चलिए ओके, नेक्स्ट में आ जाए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। द एक्शन ऑफ सोप is based on the presence of, based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups, and hydrophilic groups present in its molecule, which helps to emulsify, which helps to emulsify the oily dirt and hence its mechanical removal, and hence its mechanical removal। ओके बिल्कुल, मैंने एक वर्ड सिर्फ उसमें सिर्फ ऐड किया है और कुछ नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस वही है, सिर्फ मैंने वहां पे एक वर्ड ऐड कर दिया दैट इज मैकेनिकल, जो कि उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके डायरेक्ट आंसर इसमें आपको मिलेगा। कीवर्ड्स हो जाएंगे इसके, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, इमल्सिफाई द ऑयली डर्ट, मैकेनिकल रिमूवल। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद सम ऑफ इट्स पार्ट
mark TQRST. Identify the level part that will be operated on the tubectomy in female. तो इसमें कौन सा पार्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे. तो कौन सा पार्ट ट्यूबेक्टोमी में? फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब को, और कट करके उसको लाइगेट, एक ही बात हुआ, कट करो या लाइगेट करो. लाइगेट का मतलब होता है अलग अलग. ये जेनेटिक्स में ये टर्म यूज किया जाता है, लाइगेट. तो वहां पे एक एंजाइम होती है लाइगेज, जो कि ये लाइगेट वहां उसी के नाम से आया है, तो इसलिए जो वहां जेनेटिक्स में यूज किया जाता है. आप कर सकते हो, कोई बात नहीं. तो कट करके टाई कर सकते हैं, टाई कर देते हैं. तो स्टेट इट्स फंक्शन, तो इसका फंक्शन भी पूछा है. किसका फंक्शन पूछा है? क्यू का फंक्शन. तो क्यू इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे ये कैरी करेगा, कैरी करेगा किसको? जायगोट को. जायगोट को, जायगोट को, या फिर वहां पे जो है एग सेल को बोल सकते हैं. एग सेल जायगोट बना, फिर जायगोट को कैरी कर देगा, करेगा टू द यूट्रस. Second part, Kavya says that if part R is removed, the female would not be able to produce egg. Is she correct? No. No, sir, no. क्योंकि egg की प्रोडक्शन का काम होता है ओवरी का. तो ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन. नेक्स्ट में आ जाते हैं ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का अगर दिया हुआ है तो वहां मेल का पूछा जाएगा, मेल का दिया हुआ है फीमेल का पूछा जाएगा. तो यहाँ पे जैसे कि मेल का पूछा गया, लेकिन प्रैक्टिस आपको दोनों ही रखनी है. चलिए, तो इसके हम लोग आ जाए 35 के ए के फर्स्ट में लिखें, आंसर लिखें. लिखें. पार्ट क्यू इज ऑपरेटेड, पार्ट क्यू इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग ट्यूबेक्टोमी. फर्स्ट फंक्शन में लिखें. इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. सेकंड पॉइंट में आ जाए. इट कैरीज एग एंड जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू द यूटरस. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट में आ जाए. Kavya says that if part R is removed, the female would not be able to produce egg. तो इसमें आंसर में लिखे it is incorrect opinion because production of egg occurs in ovary, that is P. हम लोग इसके और वाले पार्ट में आ जाएं. How are variations useful for a species if there is drastic alteration in the, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? drastic alteration in NICHE, niche. इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट. ठीक है, इस वर्ड का मतलब इन्वायरमेंट, उसकी इन्वायरमेंट जिसमें वो रहता है. तो इसमें पूछ रहा है वेरिएशंस कैसे यूजफुल है फॉर स्पीसीज. इसके मैं दो एग्जांपल से समझा देता हूं आपको. देखो, सबसे पहला एग्जांपल क्या है? आपको मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था, याद है किसी को? सेम वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं. मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन है, एक बॉल है, इसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया है. अब इस बैक्टीरिया में किसी एक बैक्टीरिया में वेरिएशन हो, और उसमें इस तरह का वेरिएशन हुआ कि वो जो है हीट ससेप्टेबल हो. मान लेते हैं कि इस वाले बैक्टीरिया में वेरिएशन हुआ, और ये वेरिएशन के कारण ये हीट ससेप्टेबल हो गया. लगा लो शेयर. तो जैसे ये दो बैक्टीरिया है जिसमें कि वेरिएशन आ गया. किस तरह की वेरिएशन? हीट ससेप्टेबिलिटी उसमें डेवलप कर दे, मतलब हीट को रेजिस्ट कर सकता है. अब अगर हमने इस बॉल को गर्म कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे पानी गर्म होना शुरू हुआ. अब जब पानी गर्म होना शुरू हुआ तो सारे बैक्टीरिया मर गए. कौन से बचे? जो हीट ससेप्टेबिलिटी जिसमें थी वो बच गया. अब ये बैक्टीरिया जो यहाँ पे बच गया है वो अपनी कॉलोनी को डेवलप करेगा. तो यहाँ पे जो वेरिएशन आया था, क्या वो वेरिएशन इसको हेल्प किया सर्वाइव करने में? वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीड. इसका मतलब वहां पे अगर कोई अचानक चेंज हुआ तो क्या वो हेल्प कर सकता है? तो ये हेल्प कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हेल्प करेगा,
क्योंकि अगर आपने इस पानी को ठंडा कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो सब मर जाएंगे। सब मर जाएंगे। तो अगर उस तरह का इन्वायरमेंटल चेंज होता है, जिस इन्वायरमेंटल चेंज में अगर ये हेल्प किया तब तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर सबके सब खत्म हो गई। जैसे कि डोडो अभी हाल में खत्म हुआ ना, नाम सुना है ना डोडो का? डोडो खत्म हुआ, टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है, इस तरह के एग्जांपल्स में शो करता है कि अगर इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया, अगर मान लो टाइगर में कोई ऐसा चेंज आ गया कि शाकाहारी हो जाए, मान लो वेजिटेरियन, तब तो सर्वाइव कर लेगा वो, है ना? डीप फॉरेस्ट में भी सर्वाइव कर लेगा वो। तो इसलिए जो है वहां पे अगर कोई ऐसा चेंज आ जाता है, जैसे पिजन में चेंज आया, मंकी में चेंज आया, पिजन में चेंज आया कि वो जो है जंगल में तो रहता ही रहता है, हमारे घर की बिल्डिंग में भी रहता है, मंकी में भी उसी तरह के चेंज आए, घर बना देता है, तो वो भी हम लोग के साथ रह लेता है, पेड़ पे तो चढ़ ही सकता है, वो बिल्डिंग पे भी चढ़ जाता है। उस तरह के चेंज आए होंगे तब ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर चेंज आ गया तो फिर सर्वाइव करेगा, नहीं चेंज आएगा नहीं सर्वाइव करेगा। इसमें क्या था कि एक कोई, मान लीजिए ग्रास लैंड, और इस ग्रास लैंड में बहुत सारे रेड कलर के बिटल्स है, ठीक है, रेड बिटल्स हैं बहुत सारे, ये रेड बिटल्स। अब इस रेड बिटल्स में अचानक कोई चेंज आता है, और उसके कारण वो जो चेंज आता है उसके कारण क्या होता है कि वहां पे ग्रीन बिटल्स डेवलप कर जाते हैं। मान लीजिए कोई ग्रीन बिटल वहां पे डेवलप कर गया इस तरह, ठीक है। अब ये वेरिएशन हो गया, ग्रीन बिटल में जो चेंज हुआ वो वेरिएशन हो गया। अब ये वेरिएशन इसको हेल्प करेगा। मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पे क्रो का अटैक हो गया, तो क्रो किसको देख पाएगा, रेड बिटल को कि ग्रीन बिटल को? रेड बिटल को। ग्रीन बिटल को क्यों नहीं देख पाएगा? कैमोफ्लेज होगा, कैमोफ्लेज समझते हो? कैमोफ्लेज होगा और ग्रीन बिटल अपने आप को छिपा लेगा एनवायरनमेंट में, ग्रीन बिटल बच गया। यहाँ पे तो ये वेरिएशन आया, ये वेरिएशन इसको हेल्प किया ना इसकी और एनवायरनमेंट में रहने के लिए। लेकिन मान लो सपोज करो कि ऐसा कोई एग्जांपल हम ले लें कि वहां पे ब्लू कलर में वेरिएशन आ गई, अब ग्रीन के बजाय ब्लू कलर में वेरिएशन आ गई थी, बताओ ब्लू कलर की वेरिएशन में क्या वहां पे वो छिप पाता? तो वो जो वेरिएशन आया क्या वो उसको हेल्प किया? नहीं किया। तो अगर वेरिएशन उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तब तो वो हेल्प करेगा, अगर नहीं है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हेल्प नहीं करेगा। वेरिएशन डेवलप्ड ड्यू टू म्यूटेशन may help that organism to survive better its changing environment if that variation is according to drastic alteration temperature on earth can go up or down, but the bacteria having that specific variation can survive in drastic altered situation, can survive in drastic altered situation. अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, survive better according according to drastic alteration. तो ये हो गया बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आया एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे।
चलो, जब यहाँ पे जब इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, मतलब एम्ब्रियो का, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जायगोट, जायगोट का जब इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होता है कि जो यूटरस है, यूटरस की इनर वॉल, मैं आउटर वॉल की बात नहीं कर रहा, इनर वॉल, इनर वॉल यहाँ पर जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम तो बाहर वाला लेयर हो गया, उसका अलग नाम होता है, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, बट आपको इनर वॉल लिख लेना। यहां पर क्या होता है कि यूटरस में इस तरह के डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू की डेवलपमेंट होनी शुरू। तो ये जो डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ पे जो जायगोट है और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दिस इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया। यहां से, इस जगह से, मतलब जायगोट से प्लेसेंटा को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहां से मदर की बॉडी से जायगोट में जो भी चीज चाहिए, मतलब फूड, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन, जो भी चीज चाहिए मदर की बॉडी से जायगोट में पहुंचेगा। और इतनी ज्यादा अमाउंट में क्यों पहुंचेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा अमाउंट में पहुंच पाएगा। अब ये जायगोट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो जब बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका अपना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं, तो इसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट यहां से मदर की बॉडी में जाएगा, और मदर की बॉडी में जाकर के वो मदर की किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो रोल है वो समझ में आ गया। प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा का रोल हो गया, इट विल प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और यहां से वापस क्या गया, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, ये और प्लेसेंटा है क्या, व्हाट इज प्लेसेंटा, डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप्ड इन द इनर वॉल ऑफ द यूटरस, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर सबको? yes. लिखिए, और के फर्स्ट, बी के फर्स्ट में लिखे, नहीं बी के सेकंड में लिखे। Placenta is a specialized disc-shaped structure. Placenta is a specialized disc-shaped structure. Disc-shaped structure of tissue developed in inner wall of uterus. Inner wall of uterus, which helps, फर्स्ट पॉइंट में लिखे नीचे उसके, provides all essential nutrients, all essential nutrients and hormones to growing fetus, growing fetus। सेकंड पॉइंट में लिखे हैं, removes metabolic waste from growing fetus to mother's body, growing fetus to mother's body। उसके बाद लिखें, उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके, रोल ऑफ यूटरस, रोल ऑफ यूटरस में लिखें, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर इम्प्लांटेशन एंड
फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 35 के बी और का बी का सेकंड। अब आते हैं 35 के बी और के बी का थर्ड। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन इज द मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और इसके जो मेथड्स हैं, हमने 4 मेथड्स के बारे में पढ़े थे। तो ये तो समझ में आ गया कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। दिस इज द मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। देखो, सबसे पहला मेथड यहीं से मैं समझा देता हूं। सबसे पहला मेथड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा होता है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करके यहाँ पे इसको धागे से बांध दिया। ठीक है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे धागे से बांध देंगे। ब्लॉकेज हो गई। बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ पे ऐसे कट करेंगे और इसको धागे से बांध देंगे। तो ये जो मेथड है, इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ये समझ में आ गया। दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते, ये मेथड हो गया ट्यूबेक्टोमी का। दूसरा मेथड होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या वो करते हैं? वैसेक्टोमी में दोनों वास्ट डिफरेंस, जैसे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया, वहां पे दोनों वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और दोनों वास्ट डिफरेंस को कट करके इसी तरह से टाई कर। ठीक है, समझ में आ गया सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इज अ परमानेंट मेथड। एक बार ये कट कर दिया गया तो फिर ये जुड़ नहीं सकता, फिर दूसरी तरह इसको जोड़ा नहीं जा सकता। सो इट इज परमानेंट। लिखें, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन लिखिए। कॉन्ट्रासेप्शन इज द मेथड टू प्रिवेंट या टू अवॉइड प्रेगनेंसी। उसके नीचे लिखें डिफरेंट मेथड्स आर। इसमें डिफरेंट मेथड्स आर, मैं सारों मेथड बता दे रहा हूं, बट लिखना आपको उसमें से जो 2 पूछा है तो 2 ही मेथड, 2 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आता है चारों तो चारों लिख के आ जाएंगे। टाइम भी तो चाहिए ना आपको, और टाइम बचाना भी तो है फिर रिवीजन करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई यूनिट छोड़ दिया, कहीं कोई फॉर्मूला छोड़ दिया, मार्क्स तो उसके भी कटेंगे। यहाँ पे जहां मार्क्स मिलने नहीं है उसके लिए मार्क्स कटवा के आओ। तो ऐसी गलती मत करना। तो डिफरेंट मेथड्स में सबसे पहला मेथड लिखें सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में सबसे पहला मेथड है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में लिखें, ट्यूबेक्टोमी में लिखें कटिंग एंड टाइंग ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब। कटिंग एंड टाइंग ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब। सेकंड में लिखें वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी में लिखें कटिंग एंड टाइंग ऑफ बोथ वॉस डिफरेंस। कटिंग एंड टाइंग ऑफ बोथ वॉस डिफरेंस। उसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे, दिस इज द परमानेंट मेथड, कांट बी रिवर्टेड बैक। दिस इज द परमानेंट मेथड, कांट बी रिवर्टेड बैक। दैट इज बैरियर मेथड। हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है? हाँ सर, सर ट्यूबेक्टोमी को रिवर्स कर सकते हैं सर? किसने बताया? नहीं सर, मैं पूछ रही थी। नहीं, अगर मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता हो। नहीं कर सकते इसको रिवर्ट बैक। देखो, करने को तो किया जा सकता है बट बहुत आसान नहीं होता ये, ओके। क्योंकि उसमें जो है फिर से सीलिया जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो Okay. सीलिया डिस्ट्रा, क्योंकि वहां पे जो गैमेट की मूवमेंट होती है वो सीलियरी मूवमेंट होती है, और जब एक बार कट कर दिया गया ना तो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वो सीलिया जो है फिर से सीलिया डेवलप करना पॉसिबल। आर्टिफिशियल ट्यूब चलो यहाँ पे लगा भी दिया, लेकिन सीलिया कहाँ से लाए? तो इसलिए वो जो है ना मुश्किल हो जाता Okay. है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं बैरियर में। बैरियर मेथड में क्या होता है कि अब फिजिकल बैरियर इज यूज्ड, a physical barrier is used to prevent fertilization. अब फिजिकल बैरियर इज यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज इन मेल, condom is used. In female, diaphragm is used. इसमें इसके नीचे एक और लाइन लिख दीजिए, दिस इज द ओनली मेथड which prevents STD. STD कैपिटल में लिखेगा, तीनों SB, TB और DB तीनों कैपिटल में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है इसका पूरा नाम। तो सिर्फ एक मेथड करता है, इसलिए भी हम वहाँ पे उसको मेंशन नहीं कर रहे थे ना। हाँ जो हम डेफिनेशन लिख रहे थे वहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि एक ही मेथड करता है, सारे नहीं हाँ। करते। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। थर्ड मेथड जो होता है बैरियर मेथड के बाद, थर्ड मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको कि हम लोग ओसी बोलते हैं। इसमें ओरल टैबलेट्स containing hormones is used that stops ovulation. तो इसमें ओरल टैबलेट्स जो होंगे दैट कंटेनिंग हार्मोन इज यूज्ड व्हिच विल स्टॉप ओव्यूलेशन। इसमें स्टॉप्स ओव्यूलेशन को अंडरलाइन कर लेना, कंटेनिंग हार्मोन को अंडरलाइन कर लेना। बैरियर मेथड में फिजिकल बैरियर को अंडरलाइन करो, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को अंडरलाइन। सर्जिकल मेथड में देखो कौन कौन सा अंडरलाइन करना है। परमानेंट मेथड हो गया, कटिंग एंड टाइम हो गया। फोर्थ मेथड इज IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम तक ही ओव्यूलेशन रोकेंगे। जब तक खाया जाएगा, जब तक खाया जाएगा तब तक ओव्यूलेशन रोके रहता है। तो IUCD इज इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। In this method, active copper ion containing copper T or loop is inserted या implanted in uterus that prevents implantation of zygote and kills sperm. इसका दो का active copper ion containing copper T or loop is implanted in uterus that prevents implantation of zygote and kills sperm. चलिए देखिए, आगे कोई बता दो ये। फिर क्या बता दो। अरे याद नहीं।
ओ ये भी था इसमें। उसका सिर्फ उसका दिया है। दिखाइए। ध्यान से देखो, उसका उसका दिख रहा है। 6 और 3। हाँ वही। 6 देखो मैं edit कर रहा हूँ, ऊपर 2 लिखा है। वो कॉपी कर हाँ, तो भी पानी से दिख रहा है अपना। The reading of ammeter A and C. तो रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी, देखो करंट बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज 0.5 इन बी, बी में 0.5। आप एक चीज ध्यान से देखोगे, करंट यहां से फ्लो होनी शुरू हुई, एमीटर में गई, सारी की सारी करंट। अब एमीटर में आने के बाद इसको अगर हम पॉइंट एक्स मान लें और इसको हम पॉइंट वाई मान लें, तो एक्स पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जी सर। हो रही है ना डिवाइड। वही। अब इसमें से कुछ करंट बी में जा रही है, कुछ करंट सी में जा रही है, जा रही है। यस सर। हमें बी का करंट दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर। यहाँ का करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर। अब हमने पढ़ा है कि आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। क्या सी की रेजिस्टेंस बी के हाफ है? तो अगर सी की रेजिस्टेंस बी के हाफ है तो इसका मतलब सी में जो करंट होगा वो बी के डबल डबल होगा, होगा। Yes, sir. जी सर। होगा ना, Yes, sir. क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जी सर। तो सी का जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा डबल एंड विल बी 1 एम्पियर। ओके, यहाँ पे एक्स पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले पार्ट में गया 0.5 एम्पियर और नीचे वाले पार्ट में आया 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल। जी सर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. करंट इन द सर्किट पता चल गया। जी Yes, सर। sir. अब टोटल करंट इन द सर्किट पता चल गया। अब एक बात बताओ, क्या 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है? Yes, sir. टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? Total. 6 और 3 की 6 और 3 इसकी बात कर रहा हूँ, टू। ये दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 2 ओम हो गई। पैरेलल में है तो 6 into 3 divided by 6 plus 3, Yes, sir. R1 into R2 divided by 2 plus R2, 6 into 3 18 divided by 6 plus 3 9, 2 ओम हो गया इसका। अब देखो तो इसका 2 ओम क्या इस 2 ओम के साथ सीरीज में है? दिख रहा है? जी Yes, सर। sir. तो अगर ये दोनों सीरीज में हो गए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम। 4 ओम हो गया सर्किट का। जी सर। टोटल करंट पता है, 1.5 टोटल रेजिस्टेंस पता है, जी सर। तो अगर टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस पता है तो यहाँ का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। जी। इक्वल टू आई आर। जी सर। आई कितना है? 1.5, रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो 1.5 into 4 कितना हो गया? 6 वोल्ट। आ गया आंसर सब पार्ट का। Yes, sir. तो सबसे पहले रीडिंग ऑफ एमीटर ए, सबसे पहला पार्ट रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी। हम बोलेंगे कि एज वी नो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई इन बी इज 0.5 एम्पियर, तो आई इन सी विल बी 1 एम्पियर। सीधा लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर में क्या लिख रखा है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो लिख ही रखा है, उसी से तो ये आएगा, जी सर। तो बिल्कुल लिखेंगे। हेंस टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट विल बी 0.5 plus 1, that is 1.5 एम्पियर। ये 2 कौन सा? This will be the reading of A. That is 1.5 एम्पियर। तो एक का आंसर हो गया, सी और बी का पूछा, सी और ए का पूछा था, तो सी का हो गया 1 एम्पियर। जो जो न्यूमेरिकल का आंसर है उसको हम लोग बॉक्स में डालें।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and 6 ohm in parallel. R total is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. तो ये हो गया 6 into 3 divided by 6 plus 3, 18 upon 9, that is 2 ohm. Now 2 ohm is in series with this 2 ohm. This 2 ohm is in series with 2 ohm resistor. ये 2 ohm इस 2 ohm वाले के साथ सीरीज में है, तो R टोटल इज इक्वल टू 2 प्लस 2, दैट इज 4 ohm. तो ये हो गया 4 ohm. सेकंड पार्ट, वोल्टेज ऑफ बैटरी निकालना है। आई टोटल की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, आर टोटल की वैल्यू आ गया 4 ohm. तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4, दैट इज 6 वोल्ट. ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर. इसमें जो बीच में उसने वायर लगा रखे हैं, ये वायर में देखो आप कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इजीएस्ट पाथ. ठीक है, करंट की फ्लो हमेशा किधर से होगी? इजीएस्ट पाथ से होगी. तो इसका मतलब सारी की सारी करंट इधर से फ्लो करेगी, ऊपर और नीचे से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी. ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, देखा जाए. सर इसको डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए था ना. इसको शो ही नहीं पार्ट करेगी. अगर उसको लाइन बनेगी नहीं. लाइन बीच में आएगी नहीं, और अगर लाइन बीच में आएगी तो ऊपर और नीचे करंट ही नहीं होगा. नो करंट. ठीक है, ऊपर नीचे कोई करंट नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि करंट ऑलरेडी दे रखा है, बी में करंट है, इसलिए हमें इस वाली लाइन को कंसीडर करना ही नहीं है. लेकिन यही आप अगर हायर क्लास में जाओगे, तो हायर क्लास में आपको स्पेशली ये चीज बताया जाए कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ईजीएस्ट पाथ. ये हो गया सर्किट. और इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो. एटोम हो गया, सी डी पॉइंट हो गया. ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ohm रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन. तो ये जो 2 8 ohm वाले रेजिस्टर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ohm 4 ohm हो जाएगा, है ना. आर टोटल इज इक्वल टू आर बाई एन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेज होंगे तो. आर बाई एन मतलब 8/2, दिस विल बी 4 ohm. पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया. दूसरे पार्ट में आते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टर. करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टर. तो करंट, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज ऑलवेज ड्यू टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये बोला था. तो ये हमेशा ये सेंटेंस को याद रखिएगा, इस सेंटेंस को कभी भूलिएगा मत. इस दोनों की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 4 ohm. क्या ये 4 ohm उसके साथ तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8 ohm. वोल्टेज 8, रेजिस्टेंस टोटल 8, 1 एम्पियर. जी सर. हो गया. जी सर. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टर, देखो यहाँ पे जो करंट आया वो 1 ohm आया. जी सर. 1 ohm यहाँ तक गया. जी सर. अब इस पॉइंट पे आकर के 1 ohm दो पार्ट में डिवाइड होगा. Yes. क्या दोनों में सेम डिवाइड होगा? Yes, sir. क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है. Yes. इसमें 0.5, इसमें 0.5, जी सर. इधर से मिलकर के हो गया 1 ohm. आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक 1 ohm आया, बनो इधर 0.5, 0.5 दोनों मिलकर फिर से 1 ohm. बना क्या इसकी और इसकी रीडिंग सेम आएगी? आएगी ना सेम. लेकिन वही एमीटर अगर इसमें लगा होता तो 0.5 आता ना. जी Yes, सर. sir. चलो ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे पूछा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस. इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट को यहाँ के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. Yes, sir. तो V इक्वल टू आई आर. जी सर. आई जो है 1 ohm है. और आर यहाँ का है 4 वोल्ट हो गया यहाँ का. जी 4 वोल्ट यहाँ का. तो इस 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट यहाँ यूज हुआ, सर. बाकी 4 वोल्ट यहाँ यूज होगा, क्योंकि इसका अभी तो रेजिस्टेंस 4 वोल्ट ही है, 4 ohm हो गया ना. तो 4 वोल्ट यहाँ यूज हुआ और 4 वोल्ट यहाँ यूज हुआ, मतलब 4 जूल यहाँ पे यूज हुआ और 4 जूल यहाँ पे यूज हुआ. 8 वोल्ट का मतलब 8 जूल पर सेकंड होगा, Yes. है ना. 8 जूल पर सेकंड में से 4 जूल पर सेकंड यहाँ यूटिलाइज हुआ, 4 जूल पर सेकंड यहाँ यूटिलाइज हुआ. ठीक है, समझ में आया. जी सर. चलो
तो अब हम लोग आज पढ़े, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट का होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ohm रजिस्टर्स। तो आर टोटल इज इक्वल टू आर बाई एन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज ही करते हैं हम लोग। तो आर टोटल इज इक्वल टू हो गया आर, आर की वैल्यू 8/2 दैट इज 4 ohm। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का ए का। बी में आता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रजिस्टर, आई निकालना है, रेजिस्टेंस टोटल ऑफ सर्किट इज 4 + 4 8 ohm। क्या ये क्लियर है सबको? जी सर। और वोल्टेज हमें पता है 8 वोल्ट, तो आई इज इक्वल टू हो गया V by V बाय आर, 8/8 1 एम्पियर। चलिए सी पार्ट में आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रजिस्टर, V निकालना है। आई आपके पास आ चुका 1 एम्पियर और आर आपको पता है 4 ohm। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू 1 × 4 दैट इज 4 वोल्ट। ये सी पार्ट का आंसर हो गया। डी पार्ट, पावर डेसिपेटेड इन 4 ohm रजिस्टर। पावर, वोल्टेज आपको पता है 4 वोल्ट, यहां से वोल्टेज आ गया। और रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस इज 4 ohm। आई भी आपको पता है 1 एम्पियर। सब कुछ तो पता ही है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो पावर का, सबसे आ जाएगा। जो भी मर्जी वो फॉर्मूला यूज कर लो। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज कर ले, 4 × 1, तो पावर हो गया 4 W। यूनिट सही यूज करना, यूनिट, और यूनिट यूज जरूर करना। सही तो यूज करना ही है, लेकिन यूनिट यूज भी करना है। चलिए नेक्स्ट में आ जाए, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। 0 There will not be any difference in reading of A1 and A2. Both will be 1 ampere, not be continuous. सर जब भी हमें एक रेजिस्टेंस पर वो करंट निकालने रहेगा तो हमें पूरा निकालना रहेगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद और दूसरा कोई तरीका है? करंट जब भी बैटरी से निकलेगा वो टोटल रेजिस्टेंस के वैल्यू मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाए हम लोग सेक्शन ई में। सेक्शन ई, ए क्या आया? इथेनॉल। इथेनॉल आया। वेरी गुड, इथेनॉल आया। बी क्या है? इथीन आया, बहुत अच्छा। सी क्या आया? इथेन आया, बहुत वेरी गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज इथेनॉल, C2H5OH। आगे बढ़, तो C2H5 hot and concentrated H2SO4, ये बनेगा C2H4 प्लस वाटर, इवापोरेट हुआ, ये बन गया इथेन। अब ये इसके नीचे लिखेंगे बी। ऑर्गेनिक कंपाउंड पी इज इथीन, C2H4। C2H4 when added with hydrogen in heated in the presence of nickel as catalyst, ये बनेगा C2H6 दैट इज इथेन, जो कि है C।
ऑर्गेनिक कंपाउंड सी इथेन C2H6। अब हम लोग आ जाए नेक्स्ट में, कंबसन ऑफ इथेन C2H6 on reacting with oxygen it produce CO2 plus H2O प्लस लॉट ऑफ plus heat and light। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि also write the balanced chemical equation for the combustion of compound C, जिसमें कि 2 मोल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मोल बनते हैं वाटर वाटर। तो उसमें खुद ही बैलेंस। हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर आप बैलेंस देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब स्पेशली ये चीज लिखा है कि इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर है 4 और 3 7 ऑक्सीजन, तो इधर लिखना क्या 7/2, ठीक है, ये लिखना है। समझ में आया क्या लिखना है 7/2। और दूसरा चीज हम क्या करेंगे, हम दोनों चीज लिखेंगे सो दैट कि उसको कहीं पे कट करने का मौका ही नहीं। दोनों चीज में क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पूरे को, तो क्या हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 gives rise to 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट प्लस लाइट। अब हमने दोनों चीजें लिख दी है, उसकी मर्जी है उसको जो चेक करना चेक। जी सर। सर अगर कोई और बैलेंस नहीं होती कभी तो नहीं कर सकता। यहाँ पे तो नहीं हो रही थी ना, इसलिए हमने वैसे यूजुअली कहते हैं ना कि बैलेंस ना हो रही तो मतलब इक्वेशन गलत लिखी हुई है। बैलेंस ना लिखी हो रही है या तो इक्वेशन गलत होगा। यहाँ पे देखो इक्वेशन ये इक्वेशन एक्चुअली ऐसे बनता है, इक्वेशन एक्चुअली ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन चूंकि पेपर में हमें गिवन है कि 2 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बन रहा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते ना उसको, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे 7/2 कर दिया। क्लियर है सबको ऐसा क्यों किया गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट। फर्स्ट वाला हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सेकंड वाला एडिशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन, थर्ड में मैंने नाम लिखा था ये ड्रॉप कंबसन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लिखें, नेक्स्ट लिखे इसके बी पार्ट में आ जाए। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन एडिंग 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 potassium permanganate solution drop by drop to some warm compound A taken in test tube, write the chemical reaction involved। तो बी में होगा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH when reacted in the presence of alkaline KMnO4 and heated, it will produce CH3COOH, that is ethanoic acid। ये हो गया बी पार्ट का आंसर। और में आ जाए सी वाले पार्ट में, what is the role of concentrated H2SO4 in the reaction in which compound Dehydrating is formed from A। हाँ, में लिखे it acts as dehydrating agent, अंडरलाइन कर लें dehydrating agent को, because it removes water from ethanol। It acts as dehydrating agent because it removes water from ethanol। तो ये हो गया इसका
चलिए नेक्स्ट में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, the mechanism by which sex of individual is determined is called sex determination. In human being, sex of newborn is genetically determined. अच्छा, यहाँ पे तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे जेनेटिक डिटर्मिनेशन नहीं होती। उसके कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से केसेस होते हैं? और ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। In some other it is not. There are 46 chromosomes in human being. Out of these, 44 controls the body character and 2 are known as sex chromosome. The sex chromosome are of two types, X chromosome, Y chromosome. At the time of fertilization, depending upon which type of the male gamete fuses with female gamete, the sex of newborn child is decided. Attempt at the subpart A or B, the sex of newborn child is matter of chance and none of the parent may be considered responsible for it. Draw a flow chart showing determination of the sex of a newborn to justify this statement. Okay. 38 का human male 44 plus XY. Human female 44 plus X. जब यहाँ पे बनेंगे गैमीट्स, तो यहाँ पे एक गैमेट बनेगा 22 प्लस एक्स, दूसरा गैमेट बनेगा 22 प्लस वाई। यहाँ पे सिर्फ एक गैमेट बनेगा, दैट इज 22 प्लस एक्स। गैमेट को इस तरह से आप सर्कल में डाल दो, ये यहाँ फर्टिलाइज होगा 44 प्लस एक्स एक्स, दैट विल फॉर्म फीमेल चाइल्ड। एंड यहाँ पे जब डेवलप फर्टिलाइज होगा 44 प्लस एक्स वाई, it will produce male child. And ratio will be 50% is to 50%. वायरल स्टडी में HIV, एड्स, वर्ल्ड हर्पीज, इसमें से अगर दो पूछा जाए दो लिखिए, एक पूछा जाए एक लिखिए, मर्जी आपकी है। बैक्टीरियल स्टडी में गोनोरिया और सिफिलिस। चलिए इसके आ जाते हैं हम लोग सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन है कि व्हाई इज पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन beings called a mismatched pair in term of type and size। देखिए यहां से देखिए ये क्यों मिसमैच है, ये देखो दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है, सो इट इज कॉल्ड ए मिसमैच्ड पेयर। फीमेल के केस में इट इज मैच्ड। हाँ, तो ये मेल के, अब ह्यूमन बीइंग में तो दोनों ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे इन द केस ऑफ, लिखो पहले समझ लो, पहले समझ लो लिखना। इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल इट इज कॉल्ड एज मिसमैच्ड पेयर बिकॉज देयर आर डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड वाई। उसके बाद इसी में पूछा है आगे यहाँ पे कि इन द टाइप में तो हो गया एक्स और वाई, और साइज की बात करें तो वाई का की जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर देन एक्स, इसलिए हम इसको मिसमैच पेयर। क्लियर हो गया? लिखो। फोर्थ का -30। हाँ मैं सेंटीमीटर में कर दिया। नहीं सर, हाँ सेंटीमीटर में करना, -33.3 सेंटीमीटर। सेटअप एट 0.5 मीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है यहाँ पे 0.2 मीटर, ये माइनस में हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो गया। पी निकालना है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीका जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला।
1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. तो 1 by v plus 1 by minus 50 is equal to 1 by minus 20. तो 1 by v minus 1 by 50 is equal to minus 1 by 20. 1 by v is equal to minus 1 by 20 plus 1 upon 50. एलसीएम आ गया इसका 100 minus 5 plus 2 ये हो गया minus 3 upon 100. तो v is equal to minus 100 upon 3, that is minus 33.33 centimeter, which is equal to minus 0.33 meter. This will be the answer. चलो बी वाला पार्ट सॉल्व करें. कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज. तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर, जो कि रियल है, तो इन्वर्टेड होगा. ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.5 सेंटीमीटर. इन हाइट प्लेस u की वैल्यू हो गई माइनस 10 सेंटीमीटर. v निकालना है, तो हम पहले यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लें. hi अपॉन ho माइनस 2 अपॉन 0.5, ये आ गया -4. तो v मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. -4 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन -10. माइनस माइनस कैंसर, v की वैल्यू आ गया -40 सेंटीमीटर. आंसर. मैग्निफिकेशन दे रखा है +3. इसमें प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. और 3 का मतलब क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. ये दो मतलब है. तो यहां पे पूछा है इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज. इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज, ये है इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज. टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर. इवन आप पोजीशन भी बता सकते हैं, कोई बात. पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड मिरर, या इनसाइड मिरर भी लिख सकते हैं. बियॉन्ड मिरर, इनसाइड मिरर, कुछ भी लिख सकते हो. पोजीशन ऑफ इमेज. नेचर ऑफ मिरर कन्वर्जिंग. तो ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, और जो पैरेलल आ रही है वो रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? तो वो जाएगी, आती हुई अपीयर होगी फोकस. ये रे ऑफ लाइट अपीयर होगी फोकस से. तो ये हो गया इसका डायग्राम. अब इसमें पूछा है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा. तो इस पॉइंट पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल, और वो नॉर्मल पास करेगा कहां से? सी से. तो ये सी से पास करेगा. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.